हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी में अध्याय 7 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 7 चैप्टर 6 को देखा था, जो कि हम लोगों ने 3 वीडियो में कंप्लीट किया था। और ये वाला जो आप लोगों का अध्याय है, नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर भी आप लोगों का 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है ना। उस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था, जिसके कारण आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर भी किया था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। तो इस वीडियो में भी आप लोग शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन जो कि है, नियंत्रण एवं समन्वय से आप क्या समझते हैं? तो कह रहे हैं, जीवों को शरीर में ऐसी प्राकृतिक, रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है। कहने का मतलब है कि जीवों के शरीर में ऐसी प्राकृतिक, रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था, मतलब जो प्राकृतिक रूप से होता है और लेकिन रासायनिक होता है, लेकिन शरीर के अंदर ही होती है। तो इन सभी शारीरिक क्रिया का आवश्यकता अनुसार जो नियंत्रण होता है, जैसे कि पचाना या तो फिर हार्मोन का स्रावित करना। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बना रहता है और इसी को कहा जाता है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है ना। सिंपल शब्द में यदि समझे तो शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे पाचन हो गया, या तो फिर श्वसन हो गया, या तो फिर श्वसन नहीं बोल सकते हैं, मतलब पाचन क्रिया हो गया, या तो फिर जैसे कि मर्दों में दाढ़ी निकलना हो गया, या तो फिर और भी शारीरिक परिवर्तन जो कि पाचक, एंजाइम और हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसी को हम लोग नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। सिंपल शब्द में आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कहीं चोट वगैरह लग जाती है, तो ये सूचना वगैरह जो होती है हम लोग मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, मतलब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और ये पहुंचाने का काम जो है तंत्रिका तंत्र करती है। तो इसी तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने के लिए जो तंत्रिका कोशिका का सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, उसी को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। मतलब तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य पूरा किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को कभी कभार क्वेश्चन देता है कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है, या तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, इसका संरचना बनाइए और इसके कार्यों को लिखिए। ठीक है। तो संरचना आप लोगों को आकृति बनाना है। मेरा आकृति बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझने लायक है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हो कि ऊपर वाला जो भाग होता है कुछ झाड़ी जैसा होता है। वैसे झाड़ी जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वैसा झाड़ी नहीं बोला जाता है, हर एक का नाम है। जैसे कि ऊपर में जो आप लोगों को कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा भी नहीं होता, कुछ लगभग इस टाइप का होता है। ठीक है। नुकीला टाइप का, फूल टाइप का, और इसको कहा जाता है द्रुमिका। ठीक है। और बीच वाला जो भाग है इसको कहा जाता है केंद्रक। और साथ ही साथ जो ये जॉइंट वाला भाग आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है कोशिकाएं। ठीक है। और जो तंत्रिका कक्ष कहा जाता है, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब इसका कार्य को हम लोग देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो जैसे कि तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 कार्य है, 3 भाग होते हैं। पहले तो द्रुमिका, कोशिकाएं और कोशिका कक्ष, ये 3 भाग है इसका। और इसका क्या काम है? तो कह रहा है कि सूचनाएं आगे द्रुमिकाओं के शिकाएं में जाता है। मतलब जो सूचना है वो द्रुमिका से क्या होता है कि कोशिकाएं में जाता है, और वहां से क्या होता है, तंत्रिका कक्ष होते हुए सिनेप्स में जाता है। ठीक है। और फिर इससे पार करता हुआ एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसी प्रकार मस्तिष्क में सूचनाएं कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं, चलिए इसको सिंपल समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये है आप लोगों का एक कोशिका।
ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका दूसरा तंत्रिका कोशिका के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये पहला के पास सूचना पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये दूसरा के पास पहुंच जाता है, दूसरा से फिर तीसरा को, और तीसरा से फिर चौथा को, और इस प्रकार ये मेरुरज्जु होते हुए पहुंच जाता है सीधे हमारे मस्तिष्क तक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, सूचना पहुंचाने का कार्य करता है मस्तिष्क तक। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के संधि स्थल को क्या कहा जाता है। जब दो तंत्रिका कोशिका जहां पर जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो जैसे कि उसको अंतर्गठन कहा जाता है। ठीक है, अंतर्गठन या तो फिर उसको सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स याद रखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन भी देगा तो सिनेप्स ही देगा, ये अंतर्गठन नहीं देगा। चलिए, अब जैसे कि आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गठन को क्या होता है। तो कह रहा है कि अंतर्गठन में सूचना आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित होता है। मतलब क्या है कि जो सूचना मिलता है, अब सूचना क्या क्या हो सकता है, सूचना बहुत कुछ हो सकता है। मान लेते हैं कि आप चलते हो, चलते चलते अचानक आपके पैर पर कील चुभ गया, तो कील चुभ गया तो आप देखते हो अचानक पैर को उठा लेते हो, तो ये एक सूचना मिलती है हमारे मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक पहुंचती है कि हमें चोट लग रही है, जिसके कारण आप अचानक उसको उठा लेते हो। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक एक करके सारा का सारा आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो कह रहा है किसी बाहरी या भीतरी उद्दीपन की प्रभाव में होने वाली अनैच्छिक क्रिया जिसका नियंत्रण एवं समन्वय मेरुरज्जु द्वारा होता है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर या बाहरी भाग में क्या होता है कि उद्दीपन के प्रभाव के कारण क्या होता है, कोई भी अनैच्छिक क्रिया मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे पलक झपकना, या तो फिर कुछ मतलब अनैच्छिक क्रिया जो है जिसका नियंत्रण और समन्वय मेरुरज्जु के द्वारा होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, जैसे कि पलक का झपकना हो गया, खाने की वस्तु की गंध से मुंह में पानी आ जाना, बहुत बार होता है आप लोगों का क्या, मेरा खुद का हो जाता है। उसके बाद डर लगना, या तो फिर डर से थरपराना, या तो फिर जिसको आप लोग बोलते हैं डर के मारे कांपना। ठीक है, छींक आना या चौंक जाना, अचानक आप लोग चौंक जाते हो किसी किसी बात पर, तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों का प्रतिवर्ती क्रिया है कि हम लोग ना चाहते हुए भी क्या होता है कि ये सब हमारे साथ हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। अब जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया जो है और टहलना, इन दोनों में अंतर क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण और समन्वय जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। और ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया मतलब हो गया कि हमारी इच्छा के विरोध में होता है, मतलब हम लोग का इच्छा नहीं रहेगा फिर भी ये होते रहेगा। लेकिन टहलने का जो नियंत्रण और समन्वय जो है ये मस्तिष्क के द्वारा होता है, और ये ऐच्छिक क्रिया है, मतलब यदि हम लोग चाहे तो टहल सकते हैं और नहीं चाहे तो टहल नहीं सकते हैं। तो इन दोनों में हम लोग ऐसा अंतर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है आप लोगों का कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसमें अब मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मेरुरज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसका नियंत्रण और समन्वय जो है वो मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है, तथा किसी संवेदना के प्रति अनुक्रिया, मतलब जैसे अब दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके प्रति अब अनुक्रिया करना पड़ेगा, तो सूचना जो है बाद में मस्तिष्क को दी जाती है दर्द वगैरह, और उसके बाद फिर क्या होता है उसका पुनः विश्लेषण होता है। इसी के कारण आप लोग देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है कि जिस टाइम आप लोगों को कील चुभ जाता है पैर में, उस टाइम आप लोगों को दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि उसमें आप लोगों को दर्द ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा इसीलिए कि पहले तो सूचना जो होती है वो मेरुरज्जु तक पहुंचती है, और मेरुरज्जु तक पहुंचने के बाद फिर वो मस्तिष्क में पहुंचता है, और मस्तिष्क में पहुंचने के बाद फिर उसका जब विश्लेषण होता है
तो फिर हम लोगों को क्या होता है कि दर्द का एहसास ज़्यादा होने लगता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर अगला जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है, तो वह है अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है वही क्या करता है कि शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है या अनुसंरक्षण करती है, आप लोग कह सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जो कि कह रहा है कि हम एक अगरबत्ती के गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो अग्र मस्तिष्क द्वारा। आप लोगों को पता है हमारा मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें से जो गंध वगैरह का काम होता है, मतलब गंध सूंघना या तो फिर ऐसा कुछ, तो ये सब अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए आप लोगों को अभी अभी हम बताएं कि जो भी सूचनाएं होती है पहुंचाने का काम किसका होता है, तो तंत्रिका कोशिका का होता है या तंत्रिका तंत्र का होता है। लेकिन उस सूचना को क्या किया जाता है कि सूचना को अवशोषित करने का या तो फिर उस सूचना को एब्जॉर्ब करने का, मतलब जैसे कि अब शरीर में कहीं कील चुभ गया तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है वो ग्राहित अंग का होता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार क्या होता है कि शरीर में ग्राही का क्या काम है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आते रहता है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करना ग्राही अंगों का मुख्य कार्य है। मतलब जो वातावरण से सूचना, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का कांटे मतलब कील भोंकना भी हो सकता है, ठंडा का भी हो सकता है, गर्मी का भी एहसास हो सकता है, ये सारा का सारा हो सकता है। यदि ग्राही उचित प्रकार से काम ना करे तो यदि ग्राही उचित प्रकार से काम ना करे तो क्या होगा कि मेरुरज्जु द्वारा उन क्रियाओं के संपादन में, मतलब पूरा करने में अधिक समय लग जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि दुर्घटना घट सकती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ग्राही अंग सही प्रकार से काम नहीं करता है, तो आप मान लेते हैं कि मम्मी जो है रोटी बना के गर्म तवा को उसी प्रकार छोड़ देती है। उसके बाद आप उसको छूते हो और उसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि सही प्रकार से काम नहीं किया। ठीक है, सही प्रकार से काम कौन नहीं किया, तो सही प्रकार से जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी ग्राही अंग के बारे में। अब ग्राही अंग सही प्रकार से काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि हम लोग उसको छू कर ही रह जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि हम लोगों का वह जल सकता है जिस भाग से हम छू के रहेंगे, है ना। जैसे क्या है कि यदि त्वचा जलने की सूचना उचित समय पर नहीं पहुंचता है तो हाथ तक जल सकता है। ठीक है ना। अब गरम तवा को यदि आप पकड़ लेते हो तो क्या होगा कि आपका यदि सूचना सही प्रकार से नहीं पहुंचता है तो सिर्फ मतलब सही प्रकार से यदि पहुंच सकता है तो यदि सिर्फ त्वचा ही जलेगा, लेकिन यदि सही प्रकार से नहीं पहुंचता है तो पूरा हाथ भी आपका जल सकता है उसमें, है ना। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। अब मेरुरज्जु का आघात में मतलब मान लेते हैं कि मेरुरज्जु में मतलब रीढ़ की हड्डी में यदि हम लोगों को आघात हो जाता है, मतलब कहीं से किसी प्रकार से चोट होता है, तो सूचना आने में, ये संकेत मिलने में किस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। तो कह रहा है कि मेरुरज्जु आघात में निम्न संकेतों में आने में व्यवधान होगा। तो पहला, प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं होगी। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जैसे कि कहीं चोट लगती है तो अचानक हम लोग जैसे कील भूकने वाला जो हम लोग तभी से उदाहरण दे रहे हैं, तो कील भूकने पर क्या होगा कि अचानक हम लोग पैर को उठा लेते हैं। आँख के पास कीड़ा आ जाता है तो अचानक हम लोगों का आँख का पलक बंद हो जाती है, या तो फिर कहीं हम लोगों का त्वचा में गर्मी लगता है तो तुरंत हम लोग हाथ को हटा देते हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये पूर्ण रूप से संपादित नहीं हो पाएगी, या कह सकते हैं संपादित नहीं होगी। उसके साथ साथ कह रहा है कि वे सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूर या मस्तिष्क की ओर मेरुरज्जु से होकर चलते हैं उसके आवागमन पर व्यवधान उत्पन्न होगा। मतलब जो मस्तिष्क के दूर या मस्तिष्क के पास ही क्या होगा कि जो भी घटनाएं घटेगी, मतलब चोट लगेगी वगैरह,
उसका संकेत भी हमारे मस्तिष्क तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होता है, जिस प्रकार मनुष्य में मनुष्य हार्मोन द्वारा होता है। क्या क्या हार्मोन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा है सर क्वेश्चन। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। कुछ यदि आप लोगों का क्वेश्चन छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा। ठीक है ना। तो पादप में जो रासायनिक समन्वय जो है वो पादप हार्मोन के द्वारा होता है। यह पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करता है। अब जैसे कि हर जगह तो हार्मोन स्रावित नहीं होता है, वो दूर कहीं पर भी स्रावित होता है, लेकिन स्रावित होने के बाद क्या होता है कि वो विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा क्या होता है कि उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करता है जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे पुरुषों में दाढ़ी निकलता है, तो दाढ़ी निकलने के लिए जो हार्मोन है वो हमारे गालों पर ही स्रावित नहीं होती है, बल्कि वो अलग जगह स्रावित होती है, लेकिन दाढ़ी निकलना जहाँ पर चाहिए वहां पर जाकर के वो कार्य करती है। ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि कह रहा है पादप हार्मोन क्या है, उदाहरण दे। तो ये वे रसायन जो पौधे में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। तो जो भी रसायन मतलब पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। जिससे ऑक्सिन हार्मोन हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, साइटोकाइनिन हार्मोन हो गया, उसके बाद एस्कार्बिक अम्ल हो गया आदि। तो ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है, जिब्रेलिन हार्मोन का क्या क्या काम है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। तो और भी यदि कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग फेसबुक पर या तो फिर इंस्टाग्राम पर या आप लोग टेलीग्राम पर, हर जगह पर आप लोग मेरा एक नाम सर्च कर सकते हो, क्लासमेट अड्डा। ठीक है, क्लासमेट अड्डा नाम से आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को मेरा अकाउंट मिल जाएगा फेसबुक पर, जहां पर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। और यदि आप लोगों को कुछ पर्सनल मैसेज करने हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी मतलब टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, सारे का सारा आप लोग क्लासमेट अड्डा सर्च करके ही आप लोगों को मेरा सारा सोशल मीडिया का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को जैसे बताएं ये वीडियो आप लोगों का 3 पार्ट में रहेगी, तो 3 पार्ट में ही बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।